तो यार वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं वो क्लास 9 के ऊपर होने वाला है, ठीक है। एंड ये जो होगा हम लोग का क्लास 9 का एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 का सबसे पहला वीडियो होने वाला है, ठीक है। एंड इसके आगे और भी कई सारे वीडियो आएंगे, ठीक है। तो अगर चैंपियन है तो यार अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल आज की इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं वो क्लास 9 साइंस का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है। एंड इसका हम लोग सोल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। ना केवल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बल्कि उसका सोल्यूशन भी देखेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद डिजाइन किया, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने स्पेशली यहाँ पे चूज किया है, ठीक है। सो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखें। चैंपियन है तो यार जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ठीक है। देखो यार ये जो क्वेश्चन पेपर है मुश्किल से आधा घंटा का होने वाला है, ठीक है। तो ये जो आधा घंटा है इसको बस कंसंट्रेशन से पूरा वीडियो को देख लेना, ठीक है। एंड चाहे तो 2x पे भी देख लेना, बट इसको पूरा जरूर से देखना क्योंकि इससे जो है आपका एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो को जो है पूरा जरूर से देख लेना, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन वीडियो साथ में ही लाया हूँ, ठीक है। अक्सर मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड करता हूँ बट आप सभी के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद ही मैं इसका सोल्यूशन भी ला रहा हूँ, ठीक है। तो बस इसका जो वीडियो का लाइक एम टारगेट है उसको जरूर से पूरा कर देना, जो कि सिर्फ और सिर्फ 350 लाइक एम का टारगेट है। तो उसको जरूर से पूरा करके चैनल पे है तो ये जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर देना क्योंकि आगे आने वाली और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके, ठीक है। सो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। मैंने इस वीडियो को छोटा से छोटा रखने का कोशिश किया है, ठीक है। एंड आप लोग देख ही सकते हो ये 1 घंटा का वीडियो हो सकता था बट मैंने इसको 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व किया है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ अभी आपके पास टाइम कम होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को इंट्रो लगाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए गाइस यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपना सेक्शन ए जो कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन भी कह सकते हो, ठीक है। सेक्शन ए में जो आपका टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। एंड 20 क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी रहने वाला है। इसमें जो है आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बल्कि असर्शन रीजन क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर इसका कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। सो वहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में जो है हम लोग क्योंकि वीडियो को छोटा रखने का कोशिश करेंगे सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे मैं आंसर डिस्कस करूंगा, ठीक है। हालांकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सभी तो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस है क्योंकि ये जो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने खुद डिजाइन किया, ठीक है। एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसको प्लीज पूरा देखना, ठीक है। सोल्यूशन जो आपको इसका काफी ज्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। एंड काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि क्लास 9 के ऊपर बनाने, तो मैंने बना लिया, ठीक है। आइए हम लोग फोकस करेंगे इसका आंसर जानने में, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर पाऊंगा, आपने मेरे से पहले पढ़ा नहीं होगा, हो सकता है नहीं समझ में आए, फिर मैं अपना बेस्ट करूंगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। हालांकि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या बोला एक बार हम लोग उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ, ठीक है। एक एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का किससे आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब देखो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है, मान लो कोई भी आपको एक एक्स नाम का एलिमेंट दे दिया, ठीक है। इसके बारे में आपने नहीं पहले सुना होगा, ठीक है, बट उसका वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ होगा, ठीक है। सो वहाँ से आप लोग उसका एटॉमिक नंबर डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर को जो है हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास को जो है वो ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट को उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन से तय किया जाता है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क सिंपल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ऐसा यूनिट जो वर्क का होता है वो जूल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। फोर्स का न्यूटन होता है, पास्कल आपका प्रेशर का होता है और वाट जो होता है आपका पावर का होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन है इसमें से, चारों में से आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है या फिर कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो मीथेन होगा। मीथेन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये ग्रीन हाउस गैस पैदा कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे पैदा ग्रीन हाउस गैस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, बट यहाँ पे आपको समझना होगा मीथेन जो है इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। CH4 से हम लोग मीथेन को दिखाते हैं, इसके ऊपर जो है एक कार्बन होगा जहाँ पे 4 हाइड्रोजन आइटम इसके चारों साइड पे ऐसे मौजूद आते हैं, ठीक है। एंड इस शेप को हम लोग टेट्राहाइड्रल शेप भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे 11th क्लास में, ठीक है। फिलहाल आपको इतना ही जानना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बोले एक बार हम लोग उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कि हम लोग छोटा g से रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सर्फेस पे कितना होता है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखो आपको जैसे कि पता होगा ये हम लोग का अर्थ है, ठीक है। अर्थ का ये मान लो सरफेस है, ये जो सरफेस है इस सरफेस पे आपको बताना है कि जी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो जी का वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये आपको पता होगा, ठीक है। बट आपको ये नहीं पता होगा कि मान लो ये आपका अर्थ है, हो सकता है कोई बच्चे को पता हो बट काफी बच्चे को नहीं पता होता है, तो मैं बता देता हूँ। आपका जो मैक्सिमम वैल्यू जी का होता है वो ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ होता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। एंड आप लोग जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आपका ये जो वैल्यू है वो घटते जाएगा, ठीक
ठीक है। एंड जब मान लो आप लोग ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ को पार कर जाओगे तो इसका वैल्यू जो है ऊपर 0 हो जाता है, इसलिए स्पेस में आपको कोई भी ग्रेविटी फील नहीं होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे आप लोग मान लो आपको ये एक सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे जो होता है जी का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा। एंड जैसे जैसे आप लोग ऊपर बढ़ते जाओगे जी का वैल्यू घटते जाएगा। एंड जब आप लोग एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाओगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। एंड वही सेम चीज़ आपका नीचे भी होता है, जैसे आप लोग नीचे जाते जाओगे सेंटर की तरफ आपका जी का वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। एंड जो मैक्सिमम होगा वो सरफेस पे होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। क्या वो फिजिकल चेंज है, क्या वो केमिकल चेंज है, क्या वो रिवर्सिबल चेंज है, या फिर दोनों ही है, फिजिकल और केमिकल दोनों। तो ऐसा इसका जो सही आंसर होगा वो केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज ही क्यों होगा, ठीक है। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो केमिकल चेंज इसलिए होता है क्योंकि उसमें उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसमें चेंज आता है, ठीक है। आपने देखा होगा एक अच्छा आयरन, ठीक है, एक मजबूत आयरन जो आपने नया खरीदा है, ठीक है, उसमें और रस्ट मतलब जंग लगा हुआ आयरन में क्या फर्क होता है। आप लोग मजबूत आयरन को तोड़ोगे मचोड़ोगे तो जल्दी वो बेंड भी नहीं होगा, ठीक है, जबकि रस्टेड आयरन जो होगा वो तुरंत टूट जाता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो जाता है। सो उसका उसमें किसमें चेंज आया, उसका उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया, ना कि कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में। ना उसका शेप चेंज हुआ, ना उसका साइज चेंज हुआ, ठीक है। एक रस्टेड आयरन और एक अच्छा आयरन में क्या फर्क होता है, क्योंकि उसका केमिकल प्रॉपर्टी बदल गया होता है, ठीक है। ना ही उसका कोई शेप में चेंज आता है, ना उसका कुछ साइज में चेंज आता है, ना उसका कुछ मास में चेंज आता है, ठीक है। अगर उसमें कोई भी एक चेंज आता है तो हम लोग उसको फिजिकल प्रॉपर्टी में बोल देते हैं और उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। जिस वजह से हम लोग उसको केमिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होगा आपका केमिकल चेंज होगा। आप लोग इसको ऑब्जर्व भी करके पता कर सकते हो। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इससे आपका एक क्वेश्चन तो आएगा ही, मान लो कोई भी एग्जांपल दे देगा, ठीक है, कटिंग ऑफ वेजिटेबल कौन सा चेंज होगा, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे असर्शन रीजन क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग सभी असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आपका टोटल 4 असर्शन रीजन क्वेश्चन होगा, पर जो इंपॉर्टेंट 2 है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि आपके पास भी टाइम नहीं होगा तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, बट मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं असर्शन क्या बोला है 6 नंबर क्वेश्चन में। अ सॉलिड मेल्ट्स, ठीक है, एक सॉलिड मेल्ट करता है व्हेन इट्स पार्टिकल एब्जॉर्ब हीट एंड गेन एनर्जी। ये बिल्कुल ही सही बात है, इसमें क्या गलत हो सकता है। एक सॉलिड तभी ना मेल्ट करेगा जब उसका अंदर का जो पार्टिकल्स होगा वो हीट को गेन करेगा, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसके अंदर कोई एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि आप लोग जैसे हीट को करते हो, हीट क्या होता है, एक टाइप ऑफ एनर्जी होता है। तो जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब किया उसके अंदर एनर्जी आ गया। तो असर्शन तो आपका बिल्कुल ही सही है। बात किया जाए यहाँ पे रीजन का, तो रीजन यहाँ पे बोला है पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड पोजीशन। बिल्कुल ही सही बात है, ठीक है। एक पार्टिकल जो होता है सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं बट वो हिल नहीं सकते। लिक्विड में इसका थोड़ा सा अलग होता है, उसमें जो है मोशन कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। बट जो गैस होता है उसमें फ्री मोशन होता है पार्टिकल्स का, जिसको कि आप लोग ब्रोमेन मोशन भी बोलते हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो इसका रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, तो आपका जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मतलब बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये भी 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का असर्शन क्या बोला है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग जी से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जी ये अलग होता है, ठीक है, ये ग्रेविटी होता है जिसको कि हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, बट ये जो होता है हम लोग का बड़ा जी हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स को बताता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, ये डिक्रीज कब करेगा, जब डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस, मतलब ये जो आर है वो इंक्रीज करेगा। तो ये बिल्कुल ही सही रिलेशन है, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा के आपको बताता हूँ। आपने गाइस ये जरूर से पढ़ा होगा, जी जो होता है वो बड़ा एम छोटा एम बाय आर स्क्वायर होता है, राइट। आपने ये पढ़ा होगा। इसमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे आपका जी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो आर है उसका स्क्वायर से वो घटेगा, ठीक है। मतलब डिस्टेंस जो होता है वो स्क्वायर एक्सपोनेंशियली में जो होता है जी से बढ़ता घटता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये असर्शन जो इसका बिल्कुल ही सही है, दोनों में आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। वही रीजन क्या बोला है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बिल्कुल ही बात है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन बताया जा रहा है। तो दोनों ही सही बात है और ये जो है वो बी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ठीक है। तो आपका सबसे इसका जो पाला है बोथ एन बी आर टू एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग सेक्शन बी में आ गए, ठीक है। सेक्शन ए हम लोग का सॉल्व किया, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने करा दिया, बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। सेक्शन बी में जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ठीक है। हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखता है। हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर हम लोग को क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम लोग आंसर देख रहे हैं, आप लोग इसको पैराग्राफ में भी ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका भी है कि आप लोग इस साइड में स्पीड लिख देना, फिर ऐसे लाइन खींच के वेलोसिटी लिख देना और दोनों को डिफरेंशिएट कर देना, जितने भी पॉइंट्स 1 2 3 पॉइंट लिख देना, ठीक है। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। पर क्या है कि उसमें आपको थोड़ा कम लिखना पड़ता है, इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, ठीक है। बट पॉइंट जो आपका क्या है वो पता होना चाहिए। तो वो पॉइंट क्या, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम होता है, इसमें बताने का कोई जरूरत नहीं है। डिस्टेंस
जितना आप लोग कवर कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग स्केलर स्पीड बोलेंगे, ठीक है। और स्पीड जो होता है वो हम लोग का स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर कहने से मतलब है इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगे, डायरेक्शन इसके पास होगा ही नहीं, ठीक है। वहीं वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, और ये जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अब ये देखो आधा अधूरा है, जब आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो वेक्टर क्वांटिटी बस यही दोनों से नहीं होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता ही है, साथ साथ इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है वो आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, और ये जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोले, डिफाइन द टर्म मोल। मोल क्या होता है इसको हम लोग को डिफाइन करना है। 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा, हो सकता है नहीं भी पूछा जाए, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग का इसका आंसर। और मोल जानते हैं कि क्या होता है। मोल काफी ज्यादा अनमोल है, इसको ध्यान से पढ़ना। अब मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखो मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा मैथ में कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, मास का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। उसी टाइप से मोल जो होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, जो डिफाइन किया जाता है ये। तो यहाँ पे क्या है, अ मोल इज द सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज। जिस तरह यहाँ पे एंटिटीज करने का मतलब यहाँ पे एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एज देयर आर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 जो हम लोग का होता है, कार्बन 12 एक कार्बन का आइसोटॉप होता है, ठीक है। और इसमें कार्बन 12 का अगर हम लोग 12 ग्राम ले लेते हैं, मान लो ये कार्बन 12 है हम लोग का, ठीक है। इसका हमने 12 ग्राम ले लिया। अब 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, उतना ही एक मोल में होता है, ठीक है। सो एक मोल कितना हो गया, जितना 12 ग्राम कार्बन 12 में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये कितना नंबर होता है, द नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज एवोगैड्रो नंबर। वो जो होता है एवोगैड्रो नंबर होता है, और एक एवोगैड्रो नंबर में जो होता है अप्रोक्सीमेटली 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, ठीक है। इतना एंटिटीज है। ये जरूरी नहीं है एटम हो, ठीक है। ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है। जो चाहो आप लोग वो हो सकता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए एक मोल में जो है इतना होता है, ठीक है। कितना, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोला है, स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन का हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टेट करना है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट उतना क्वेश्चन नहीं है, बट न्यूटन का जो हम लोग का सेकंड लॉ है ये आपको अक्सर जो है 5 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। जनरली 3 मार्क्स में ही पूछेगा, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, न्यूटन का जो है सेकंड लॉ का स्टेट और प्रूफ दोनों करना होता है, ठीक है। अगर प्रूफ पूछ दिया तो हो सकता है 5 मार्क्स में भी पूछ ले, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, नीचे जो होगा वो जरूर से जरूर क्वेश्चन एक ना एक होगा ही होगा, ठीक है। बट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूटन का हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करना है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो न्यूटन का हम लोग का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, सभी को पता होगा, एक बार मैं बता देता हूँ। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो स्टेट करता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ठीक है, एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है, रिमेन्स एट रेस्ट। और इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो वो उसी में ही रहना चाहेगा, ठीक है। रहेगा या फिर रहना चाहेगा वो उसका मर्जी, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में तो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा। यही हम लोग का न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है, ठीक है। अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितना न्यूटन का सेकंड और थर्ड लॉ है, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर में ना हो, बट आप लोग उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके चले जाना, वो आपका फिक्स है कि वो आएगा ही आएगा, या तो वो 3 मार्क्स में आएगा या तो वो 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। फटाक से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप लोग क्या समझते हो, हालांकि आपने क्लास 8-7 में भी पढ़ा है, ठीक है। बस आपको इसको अच्छी तरीके से और हायर स्टैंडर्ड में समझाना है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग को सिंपली 2 मार्क्स का तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। द ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर टू द टैपिंग ऑफ सन हीट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, सन का जो हीट होता है उसको अर्थ के अंदर ही टैप कर लिया जाता है, ठीक है, इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। और ये टैप कौन करता है, मतलब उसको पकड़ के कौन रखता है, सो ग्रीन हाउस गैस पकड़ के रखते हैं, ठीक है। और वो ग्रीन हाउस गैस कौन से होते हैं, जैसे कि हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, मीथेन एक होता है, ठीक है। मीथेन तो होता ही है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी एक हम लोग का ग्रीन हाउस गैस होता है, और भी होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपका जनरली मेजर होते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस को पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसके बाद हम लोग का क्या क्वेश्चन बोला है, 5वां नंबर क्वेश्चन, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का आपको केमिकल फार्मूला लिखना है, ठीक है। कैल्शियम को हम लोग को पता है क्या होता है, 2 होता है, उसका वैलेंसी। कार्बोनेट जो होता है वो CO3 होता है, उसका भी वैलेंसी 2 होता है, ठीक है। हालांकि कैल्शियम का +2 होता है, इसका -2 होता है, बट हम लोग को साइंस से कोई मतलब नहीं है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास जो आंसर आएगा वो CaCO3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों के पास 2 आएगा तो 2 आपस में कैंसिल हो जाता है और हम लोग का आंसर जो होता है वो CaCO3 मिल जाता है, क्योंकि दोनों का वैलेंसी 2 होता है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला
फॉर्मूला CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल आंसर था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द प्लाज्मा इन ब्लड। प्लाज्मा क्या होता है एक ब्लड में, वो हम लोग को समझाना है, तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखो हम लोग का जो प्लाज्मा होता है एक लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का, ठीक है, इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर जो होता है जितने भी ब्लड्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं, मतलब उसी के अंदर होते हैं। ठीक है, ये जो प्लाज्मा होता है ये कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ठीक है, एंड प्रोटीन टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट नीड्स देम। और ये जो प्लाज्मा होता है उसी के अंदर हम लोग का जितना भी हार्मोन न्यूट्रिएंट्स होगा वो अलग अलग जितने भी पार्ट्स को जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है वो जाके प्लाज्मा ही पहुंचाता है। ठीक है, मतलब इसी के अंदर जो होता है वो सब जो है वो चारों ओर जो है पहुंच जाता है। ठीक है, प्लाज्मा की मदद से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन थे सभी हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन थे। आइए हम लोग सेक्शन सी देखते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग का सेक्शन सी है इसमें टोटल 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पता कर सकते हो कितने नंबर क्वेश्चन होंगे आप लोग मैथ का थोड़ा सा इस्तेमाल करके। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस ही पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद एन एग्जांपल। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ एक्सप्लेन करने बोला, आपको प्रूफ करने भी आ सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप लोग प्रूफ करो क्योंकि आपने पढ़ रखा है। ठीक है, एग्जांपल के साथ हम लोग को कुछ एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करने में भी पूछता है। ठीक है, तो हम लोग ये जो है 3 मार्क्स में ही पूछेगा। ठीक है, पर अगर ये प्रूफ करने भी बोलते, ठीक है, मतलब स्टेट एंड प्रूफ करने बोलते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो टोटल 5 मार्क्स में ही पूछेगा। ठीक है, 3 मार्क्स में कोई नहीं पूछेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये हमेशा पूछा जाता है और इस साल भी पूछेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, ये देखो ये एग्जांपल है, ये हम लोग का यहाँ तक जो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो क्या बोलता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम जो होता है रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है, जहां पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। ठीक है, जहां पे भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, मींस जितना भी फोर्स लग रहा है उसका जो नेट होगा अगर वो 0 है तो उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, और जब आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो क्या है। ठीक है, एग्जांपल व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, ये सबसे फेमस एग्जांपल है। आप लोग कोलाइडिंग ऑफ ट्रक, बस, कार, जो भी आप लोग उसका भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, काफी ज्यादा जगह पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है, बट सबसे ज्यादा जो फेमस एग्जांपल है, आसान एग्जांपल है समझने के लिए, वही आप लोग को यहाँ पे देना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, अब देखो जब भी आप लोग गोली से चलाते हो गोली को तो बुलेट तो आगे भाग जाता है। ठीक है, बट जो हम लोग का गन होता है वो भी रिकॉइल करता है बैकवर्ड। ठीक है, कंजर्विंग मोमेंटम, और जिस वजह से हम लोग का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व हो जाता है। अगर बुलेट से अगर सॉरी एक गन से अगर बुलेट निकला तो वो तो आगे भागता है, अब क्योंकि वो आगे भागा तो उसका कुछ मोमेंटम क्रिएट हुआ, उस मोमेंटम को जीरो करने के लिए गन को भी जो है पीछे बैकवर्ड में कुछ वेलोसिटी से वो भी मूव कर जाता है ताकि जो टोटल मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, यही हम लोग का एग्जांपल हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोला है, व्हाट आर आइसोटॉप्स गिव्स एन एग्जांपल। ठीक है, तो हम लोग को आइसोटॉप क्या है उसको बताना है, उसका एक एग्जांपल भी देना है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, आइसोटॉप्स जो होते हैं आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट का 2 आइसोटॉप्स हो सकते हैं, 3 आइसोटॉप्स होता है। वो डिफर क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो तो सेम ही रहता है। ठीक है, बट आइसोटॉप्स है तो उसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो डिफर कर जाता है। ठीक है, विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स वेरी कर जाता है। एग्जांपल यहाँ पे क्या है, कार्बन 12 और कार्बन 14, ये जो है एक दूसरे का आइसोटॉप्स है। कैसे, तो कार्बन 12 में जो होता है टोटल 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन भी होंगे, बट यहाँ पे कार्बन 14 में टोटल 6 प्रोटॉन तो होंगे बट यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होगा वो टोटल 8 हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से इन दोनों का सम 14 होता है, इन दोनों का 12 होता है। ठीक है, इसलिए इसका कार्बन 12 नाम पड़ा है, इसका कार्बन 14 नाम पड़ा है। ठीक है, समझ गए, एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो हम लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखना है, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का आप लोग देखोगे तो एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बट मैं जो सिंपल और सटीक आंसर है वही यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सके, और ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी अपने अंदर से निकालता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर आप लोग इसका डायग्राम बना के अच्छी तरीके से समझा दोगे तो आपको 3 नंबर जो है अच्छी तरीके से पूरी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बारे में आपको यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, हालांकि यही पूछेगा, नहीं तो आप लोग इनडायरेक्ट भी कोई कई सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बारे में। ठीक है, तो आपको इन दोनों में फर्क पता होना चाहिए कि आखिर बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फर्क होता है। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का जो बॉइलिंग होता है वो एक रैपिड वेपोराइजेशन होता है। ठीक है, एक लिक्विड का। ठीक है, बॉइलिंग जो होगा एक रैपिड वेपोराइजेशन होगा, मतलब काफी जल्दी वो वेपर बन जाएगा। व्हेन इट इज हीटेड, जब हम लोग उसको हीट करेंगे तब। ठीक है, तो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं
हो जाएगा वो बॉइलिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। जबकि हम लोग का जो इवेपोरेशन होता है, व्हेयर इज इवेपोरेशन इज अ स्लो वेपोराइजेशन, ये जो होता है काफी ज्यादा स्लो वेपोराइजेशन होता है, मतलब यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो काफी ज्यादा स्लो बनेगा, ठीक है। ऑफ अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे बन जाएगा, जरूरी नहीं है मान लो एक लिक्विड है, मान लो वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट वो जो इवेपोरेट होता है वो कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वो अपना बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, उससे अगर नीचे भी इवेपोरेशन हो गया उसका, तो उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलेंगे, क्योंकि वहां पे उसका जो है स्लो वेपोराइजेशन हुआ है, ठीक है। और क्योंकि वो स्लो वेपोराइजेशन हुआ है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हुआ है, इसलिए हम लोग उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। जबकि बॉइलिंग होने के लिए जो उसका सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट टच होना चाहिए, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट टच हुआ उस समय वो इवेपोरेट हुआ, तब हम लोग उसको बॉइलिंग बोलेंगे। अगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वो इवेपोरेट हो गया, तब हम लोग उसको इवेपोरेशन बोल देंगे, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, बॉइलिंग जो होता है वो रैपिड होगा, इवेपोरेशन जो होगा वो स्लो होगा, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज द ह्यूमन आई एडजस्ट टू डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशन। तो हम लोग का जो आई जो होता है वो कैसे एडजस्ट करता है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन, मतलब डार्क या फिर डिम लाइट में जो होगा, या फिर ज्यादा ब्राइट लाइट हो गया, तो उसमें जो हम लोग का ह्यूमन आई होता है वो कैसे एडजस्ट करता है, तो उसी के बारे में लोग इसका आंसर बताना है। इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, द ह्यूमन आई एडजस्ट टू डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। सो पुपिल जो होता है हम लोग का आंख के अंदर जो काला काला होता है उसी को हम लोग पुपिल बोलते हैं, ठीक है। सो द ह्यूमन आई जो होता है इस पुपिल का साइज को एडजस्ट करने पे जो है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन को एडजस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर ब्राइट लाइट होगा, जो पुपिल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। अब पुपिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और इस वजह से जो है रेटिना में काफी कम रोशनी पहुंचता है, ठीक है। और जबकि जहाँ पे डिम लाइट होगा, काफी कम लाइट है, तो वहां पे क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है लाइट रेटिना पे पड़ सके, ठीक है। ये लिखा है कि इट एक्सपेंड्स टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर, ठीक है। जितना ज्यादा रेटिना पे पड़ेगा उतना अच्छा तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यहीं पे बताया गया डिम लाइट में एक्सपेंड करेगा और ब्राइट लाइट पे वो कॉन्टैक्ट करेगा। ये सिंपल इसका फंक्शन है, आप लोग समझ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है, डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, द नाइट्रोजन साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू वेरियस केमिकल फॉर्म्स एज इट सर्कुलेट अमंग द एटमॉस्फेयर, ताकि वो सर्कुलेट कर सके एटमॉस्फेयर में, टेरेस्ट्रियल में, मतलब जो जमीन पर आता है, और जो मैरीन इकोसिस्टम होता है उसमें भी ये सर्कुलेट कर सके, जा सके। इसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, वो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन हुआ डिफरेंट केमिकल फॉर्म में, ताकि वो डिफरेंट सेरेस्ट्रियल बॉडीज में जो है एटमॉस्फेयर में या फिर मैरीन लाइन में जा सके, तो इसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया वो क्या बोला, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग को बताना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है एग्जांपल के साथ। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग के पास होते हैं। ये जो आंसर है काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है। मैंने जानबूझ से छोटा रखा है ताकि आप लोग इसको इजीली समझ पाओ, ठीक है। एंड नहीं भी समझ में आएगा तो याद करने में आसानी होगा, ठीक है। एंड आप लोग इतना आसानी से अगर समझ जाओगे तो आप लोग इसको बड़ा करके भी अपने से लिख सकते हो, ठीक है। सो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में तो सबसे पहले जान लो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन हम लोग के पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है हम लोग के सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन आया है। ये बोला है कि प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने से रोकता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है फिर भी आप लोग उसके अंदर फोर्स लगाए जा रहे हो, तो उस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। इतना समझिए। उसके बाद हम लोग का स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ये ऑकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है। जब एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ रहा होता है, वो प्ले में आ गया, वो रोल में आ गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूअसली स्लाइड कर रहा है, ठीक है। उस समय रुका हुआ नहीं रहेगा, अगर रुका हुआ रहेगा तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, बट अगर वो स्लाइड कर रहा है तो वहां पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा वो हम लोग का स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। बट अगर एक रोल कर रहा है बॉडी तो रोलिंग फ्रिक्शन वहां पे काम में आ जाता है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, ऑकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रोल कर रहा होता है तो उस समय हम लोग उसको रोलिंग फ्रिक्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है। एग्जांपल में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पुशिंग अ स्टेशनरी बॉक्स। अब देखो यहाँ पे पुशिंग स्टेशनरी बॉक्स क्यों लिखा है, स्टेशनरी बॉक्स काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, आपको पुशिंग हैवी बॉक्स लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी मान लो कोई भी चीज को आप पुश कर रहे हो वो फिर भी मूव नहीं कर रहा है, मतलब उसके अंदर कंटिन्यूअसली फोर्स तो लग रहा है पर वो फोर्स कोई काम का नहीं आ रहा है। बट अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, ठीक है, उस समय जो फ्रिक्शन काम में आता है वो हम लोग का स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो पुशिंग बॉक्स किसका एग्जांपल हो गया, मतलब स्टेशनरी बॉक्स। ये हम लोग का स्टेशनरी आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो फिलहाल अभी मोशन में नहीं आया है, ठीक है, वो अभी फिलहाल रेस्ट में ही है, इसलिए यहाँ पे स्टेशनरी बॉक्स का यूज किया गया है। उसके बाद स्लाइडिंग अप बुक, ठीक है। स्लाइडिंग अप बुक आपका किसका एग्जांपल होगा, यहाँ पे स्लाइड कर रहा है मतलब वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। एंड रोलिंग अ बॉल, रोल करता है बॉल तो वो किसका एग्जांपल होगा, ऑफ कोर्स रोलिंग बॉल का ही एग्जांपल होगा ना। तो ये 3 टाइप ऑफ आपका फ्रिक्शन है एंड यहाँ पे इसका कुछ एग्जांपल है, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल आप अपने डे टू डे लाइफ से देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए गाइस यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे अपना सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है हम लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो टोटल 5 मार्क्स का होने वाला है। टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैथ लगाओगे तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, ठीक है। अब देखो मेरे को अभी पता चला, अभी से जितना भी पहले मैंने रिकॉर्ड किया उसमें माइक ऑफ हो गया था गलती से, ठीक है। तो थोड़ा सा आवाज अलग आ सकता है, ठीक है, बट एडजस्ट कर लेना, आवाज क्लियर ही है, ठीक है। यहाँ पे आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या बोला, डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद अ डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बनाने बोल दिया, यानी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेचिया, ब्रोंची एंड लंग्स, ठीक है। सो इतना पार्ट्स होते हैं टोटल, ठीक है। अब जो एयर है वो एंटर्स करता है नोज से, ठीक है, या फिर माउथ से, कहीं से भी एंटर कर सकता है एंड पास थ्रू द फेरिंक्स, ठीक है।
फेरिंग्स के बाद वो लैरिंग्स से जाएगा, ठीक है। लैरिंग्स को अपना हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ट्रेचिया से जाता है विच ब्रांचेस इनटू ब्रोंची, ठीक है। उसके बाद ट्रेचिया जो है वो ब्रोंची में फर्दर डिवाइड हो जाता है लीडिंग इनटू द लंग्स। अब वो जो है लंग्स के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। इन द लंग्स द ऑक्सीजन इज एक्सचेंज फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली जो होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अलग अलग ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आप लोग डायग्राम यहाँ पे देख लेना, डायग्राम क्योंकि यहाँ पे मैं पीपीटी में नहीं ला पाया, बट आप लोग देख लेना, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। ये जो होगा इसका अच्छी तरीके से डायग्राम आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। बस आप लोग इतना लिख देना, ठीक है। इतना जितना भी लिखा हुआ ये लिख के वो जो एक डायग्राम है ये बना देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। हम लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, ठीक है। वहां पे जो रिफ्लेक्शन हुआ करता था वो हम लोगों का बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट था, बट ये जो रिफ्रैक्शन होता है ये बेंडिंग ऑफ लाइट होता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। द बेंडिंग ऑकर्स बिकॉज, ये होता क्यों है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो उसका वजह बताया गया है, बिकॉज द लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट मीडियम, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग होता है। वैक्यूम में उसका कुछ और होगा, ग्लास में जाएगा तो उसका कुछ और होगा, एयर में कुछ और होगा, लिक्विड में कुछ और होगा, सॉलिड में कुछ और होगा। तो इस टाइप जो होता है उसका स्पीड अलग अलग हो जाता है। अब क्योंकि स्पीड में डिफरेंस आने की वजह से कहीं पे ज्यादा ट्रेवल करता है कहीं पे कम, इस वजह से उसका बेंडिंग हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पेंसिल अपीयर्स बेंड व्हेन प्लेस्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसा कि आपने देखा होगा एक पेंसिल अपीयर्स टू बी बेंड, वो थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई देगा, टूटा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे जो ग्लास जो होता है उसका अलग एक, मान लो ग्लास के अंदर पानी भरा है उसका मीडियम कुछ अलग होगा, उसके बाहर जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उस समय लाइट का स्पीड कुछ और होगा, इस वजह से आपको वो बेंडेड दिखाई हुआ देता है, ठीक है। हम लोग उसको डायग्राम की मदद से अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे एक इंसिडेंट है जो कि नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये जब नीचे एक मीडियम में था जो कि एयर था, ठीक है, उसका एक कांस्टेंट स्पीड था, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक कांस्टेंट स्पीड था क्योंकि वो सेम ही मीडियम में ट्रैवल कर रहा था, एक स्ट्रेट लाइन से वो ट्रैवल कर पा रहा था, ठीक है। बट जैसे ये बाउंड्री पे आया, ठीक है, बाउंड्री कहते हैं हम लोग इसको, वो जैसे ही बाउंड्री पे आया इसका जो है स्पीड चेंज हो गया, स्पीड चेंज क्या हुआ, वो घट गया, ठीक है। जैसे वो एयर से ग्लास में आएगा क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है जिस वजह से स्पीड जो है वो घट जाता है, ठीक है। दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ग्लास का बढ़ा तो वैसे ही स्पीड जो है वो घट गया, और जैसे ही स्पीड घटा क्योंकि अब देखो कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन से आगे बढ़ रहा था तो उसे इसकी स्टेट बढ़ जाना चाहिए था, ठीक है। बट वो स्पीड ना पकड़ के क्या, वो जैसे मीडियम चेंज हुआ वो हल्का सा बैंड हो गया, स्लो हो गया, स्लो होने की वजह से क्या वो हल्का सा बैंड होकर कुछ ऐसे निकल गया। और क्योंकि ऐसा हुआ क्योंकि उसका मीडियम चेंज हुआ, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो वो सेम यही लाइन को फॉलो करके आगे बढ़ जाता, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ स्पीड स्लो हुआ जिस वजह से लाइट जो है वो बैंड हो गया है। इसी फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, और ये जो हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये इंसिडेंट हुआ ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम से आपको दिखा सकते हैं इसको। ये मैंने बायजूस से लिया तो थैंक यू बायजूस जी। आप लोग इसका जो है पीडीएफ में, मैंने पीपीटी में ऐड नहीं किया तो पीडीएफ या फिर पीपीटी जो होगा दोनों में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। होप सो कि आप लोग समझ गए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग फाइनली अपना लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे आ चुके हैं। यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग का आंसर देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, ठीक है, इन विच अ सब्सटेंस नोन एज रिएक्टेंट, जिसको कि हम लोग रिएक्टेंट बोल रहे हैं, आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, जिसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक न्यू सब्सटेंस में जिसको कि हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस हुआ जहाँ पे एक सब्सटेंस जिसको हम लोग रिएक्टेंट बोल रहे हैं उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं एक न्यू सब्सटेंस जिसको कि हम लोग प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाएगा, पढ़ा होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट ऐड कर लेना, ठीक है। एंड कंबशन रिएक्शन भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब आपको एक एग्जांपल देके समझाना भी था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अ बर्निंग ऑफ मीथेन इज अ कंबशन रिएक्शन, ठीक है। बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन मतलब CH4 जो होता है हम लोग का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जब उसको जलाया जाएगा, चाहे वो एल्केन हुआ, अल्काइन हुआ, या फिर आगे आप लोग पढ़ोगे, ये जितने भी सब्सटेंस होते हैं ये कंबशन रिएक्शन शो करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन मौजूद होगा, ठीक है, हमेशा जलाओगे तो वो कंबशन रिएक्शन में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मीथेन में C होता है, C एक होता है, यहाँ पे एक तो है ना कम से कम, तो ये कार्बन का ही हो गया, कार्बन हो गया मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने पे हम लोग उसको जब भी जलाएंगे तो उसको हम लोग कंबशन रिएक्शन ही बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल कंबशन रिएक्शन हो गया। इस टाइप से जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है, क्वेश्चंस जितने भी थे वो सब खत्म हो चुके हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया जो कि शायद मैंने आपको बोला था आएगा ही आएगा, जो कि था स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एक बार उसको पढ़ लेना, हालांकि इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैं उसको उसमें करवा दूंगा, ठीक है। हालांकि अब जो हम लोग देखेंगे वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा, तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये लास्ट हम लोग का क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। अब क्योंकि ये फिक्स रहता नहीं है, पर 8 मार्क्स में पूछा जाता है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल मैंने जो है 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन उठाए। केस 1 है, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो केस 1 कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये जो है हम लोग के पास एक केस 1 है जो कि हम लोग का एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है, ठीक है। और ये हम लोग का दूसरा भी एक नीचे केस 2, ठीक है। ये जो बता रहे केस 2 इंपैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब देखो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कभी भी फिक्स नहीं होता है, बट काफी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जनरली पैराग्राफ से ही पूछे जाते हैं, आप लोग इसको सिंपली कर लोगे, ठीक है। इसका जो आंसर है आपको इस केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो कि हम लोग का सेक्शन ई है, इसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। सो वहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन पेपर भी मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा और आंसर शीट भी, ठीक है। सो दोनों आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर देना। बस इस वीडियो का जो गाइस लाइक एम टारगेट है उसको जरूर से पूरा कर देना, जो कि सिर्फ 200 लाइक एम का टारगेट है, ठीक है। बीच में वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया क्योंकि मैंने माइक ऑन करना भूल गया था, ठीक, जिस वजह से थोड़ा सा ऑडियो में थोड़ा सा गिरावट आ सकता है, बट इंपॉर्टेंट है तो आप लोग उसको पढ़ लेना। मैं बार बार शूट नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस वीडियो को 3 बार शूट किया, ठीक है। जहां पे एक बार मैंने वीडियो को ऑन करना भूल गया, दूसरा बार माइक ऑन करना नहीं भूल गया, फिर तीसरा बार अगेन मैंने माइक ऑन करना भूल गया, ठीक है। अब मेरे में ताकत नहीं बचा कि मैं अगेन शूट करूं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हालांकि वीडियो जो है एकदम अच्छी तरीके से क्लियर आवाज के साथ ही रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। सो हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। बस लाइक कर देना, काफी ज्यादा मेहनत किया इस वीडियो के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।